Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about lesson 9 globalization. Our next topic is argument against ग्लोबलाइजेशन या नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हो या डीमेरिट्स भी बोल सकते हो। तो यानी ग्लोबलाइजेशन के जो बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं किसी भी कंट्री पर, तो उसके बारे में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इसके बारे में। तो काफ़ी जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ क्या है, मतलब रिच कंट्री का है, उनके व्यूज़ है सारे के सारे, डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री को इनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी आर्गूमेंट्स उनके द्वारा दिए भी गए थे और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो है। फर्स्ट उन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन इज सपोर्टेड बाय डेवलप्ड कंट्री। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट करता है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, एक्स्ट्रा चाइना है। तो वो क्या है, क्यों करता है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है, फ्री ट्रेड कर रहा है, यानी कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाकर के ट्रेड कर सकता है। तो प्रोडक्ट किसके पास ज़्यादा है? प्रोडक्ट तो इन्हीं कंट्री के पास ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्री के पास। तो इन्होंने क्या है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक पॉलिसी चलाई ग्लोबलाइजेशन की। तो इससे क्या है, उनको पुअर कंट्री के अंदर जाने का, एंट्री करने का, बिना टैक्सेस के सामान बेचने का क्या मिल जाता है, एक फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसके तहत क्या है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, डेवलप्ड कंट्री को करता है। सेकंड, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्हीं की होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज किन की? डेवलप्ड कंट्री की। तो आर इंटरफेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्री। तो जिस कंट्री के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनीज लग रही है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या छोटे कंट्री हो कोई, या पुअर कंट्री हो, तो वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करेगी। मान लो इंडिया के अंदर एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई विदेशी कंपनी है, फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसका क्या है, इंडियन बजट में काफ़ी कुछ क्या है, इंटरफेयर होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो क्या करेगी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। दिस पॉलिसी हैज़ इंक्रीज इकोनॉमिक इनक्वालिटी विच हैज़ इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर वो बेरोजगार की स्थितियों को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी। और जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी है उसको भी, वो कैसे? एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री मीन्स इंडिया है, ये वाले कंट्री है। पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो 3 टाइप्स ही आता है। फर्स्ट के अंदर क्या है, हमारे जो कैपिटलिज्म जिन्होंने अपनाया था वो कंट्रीज आते हैं। सेकंड के अंदर क्या है, वो कंट्रीज आते हैं जिन्होंने सोशलिज्म अपनाया था। थर्ड के अंदर क्या है, मेनली नाम से रिलेटेड कंट्री, यानी जो आपको 12th में पता चल होगा, पीछे पढ़ा होगा आपने, तो नाम से रिलेटेड है, यानी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड कंट्री थे उनको थर्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री इसके अंदर आते हैं। और फोर्थ कंट्री के अंदर जो शामिल किया गया था, जो ऑयल प्रोडक्शन वाले कंट्री जैसे सऊदी अरबिया है उनको, या गोल्फ कंट्री जिनको बोल सकते हैं, वो वाले कंट्री शामिल किए जाते हैं। तो थर्ड कंट्री को ये काफ़ी कुछ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी लगी, पहले उसको क्या, छोटे छोटे लोग छोटे छोटे शॉप के रूप में या उस मटेरियल को बनाने के लिए क्या है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी लगेगी तो वो क्या है, दूसरे देश से क्या लेकर के, या तो प्रोडक्ट लेकर के आएगी बना बनाया, या क्या करेगी वो वहाँ पर अगर वो कंपनी लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी, तो वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आएगी जिसमें लेबर की बिल्कुल कम ज़रूरत है। तो इससे क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये थर्ड है, क्रिटिसाइज एडवोकेटेड दैट दिस पॉलिसी इज ए फोर्सेबल बट नॉट एन एक्सेप्टेड वन। तो कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि इसको ज़बरदस्ती थोपा गया है, ये मतलब किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी डेवलपिंग कंट्री ने या किसी भी स्मॉल कंट्री ने, बल्कि इसको थोपा गया है। किसके द्वारा? डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, IFM के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो उन्होंने ज़बरदस्ती थोपा कि आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या है, जो आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पैसे ब्याज के ऊपर देते हैं, वो नहीं दिए जाएंगे। तो द ऑब्जेक्टिव लाइक वेलफेयर ऑफ ऑल इज जस्ट आउट ऑफ द सीन्स फ्रॉम। तो इसका जो उद्देश्य कहा जाता है कि सबका कल्याण, जैसा कि ग्लोबलाइजेशन होगा, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, ओरिजिनलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ए अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट हैज़ बीन वीकेंड एंड द डेमोक्रेटिक सेटअप बाय लिमिटेशन टू द लेबर, लिमिटेशन रोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो इसको अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी लगेगी तो उसका एक ही पर्पज है, पैसा कमाना। उसका ये कोई पर्पज़ तो है नहीं कि वहाँ पर क्या है, वेलफेयर का कोई काम करें, पुअर्स पीपल्स के लिए कोई काम करें। तो उसका काम तो क्या है, अपने बजट से ज़्यादा कमाना है, यानी उसने जितना खर्चा किया है उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये डेमोक्रेटिक
जो सेटअप होता है उसको रोकता है, लेबर्स के जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वेलफेयर के लिए वो उसको बंद करवाता है। नेक्स्ट है डी एजुकेशन इन सम सिटीज एक्स्ट्रा बाय द गवर्नमेंट हैज़ इनडायरेक्टली हिट द पुअर कैटेगरी। जो पुअर कैटेगरी को गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी वगैरह दी जाती है उसको क्या करता है, डायरेक्टली हिट करता है। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी तो क्या है, किसी तरह की सब्सिडीज देगी नहीं। कौन देती थी? गवर्नमेंट देती थी। अगर उसको प्राइवेट कर दिया गया तो सब्सिडी भी अपने आप खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या डिडक्ट करती है किसको, ये सब्सिडीज को। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड ए कल्चर क्राइसिस बाय विच एनकरेजमेंट इज गिवन टू द consumerism. द यंग जनरेशन इज meant फॉर पेप्सी, कोका कोला एंड अदर ब्रांड्स ऑफ द वेस्टर्न प्रोडक्ट। इसने बताया कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, कल्चर क्राइसिस भी पैदा होता है। यानी एक कंट्री की जो पुरानी समय से चला आ रहा कल्चर है, जो उसकी क्या होती है, एक करेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। एग्जांपल दिया है जैसे कि यंग जनरेशन वर्तमान में है, पेप्सी, कोका कोला, ये ब्रांड है जो वेस्टर्न ब्रांड है, इनकी क्या होती है, उनके पीछे मैड होती जा रही है। जो इंडियंस कल्चर थे के अंदर क्या है, ये वाली चीज़ें नहीं थी, जो इंडियन कल्चर में उसको क्या है, भूलते जा रहे हैं। तो आज कोविड-19 में भी इसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है और इसी सेल्फ डिपेंडेंट की बात हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, वर्ल्ड के अंदर आई है, जो इसको इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज मीन दैट द पॉलिसी हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस द एजुकेशन सिस्टम। तो यह एजुकेशन सिस्टम को भी क्या करती है, इफेक्टेड डालती है। इंडिया तो चलो हम बोल सकते हैं कि ये कॉलोनीज था, उसके टाइम से ही क्या इंग्लिश इंडिया के अंदर आ चुकी है, लेकिन काफ़ी कंट्री के अंदर क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या इंग्लिश लैंग्वेज का डोमेन्स बन गया है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज डोमेन्स के रूप में, एक मतलब साम्राज्य के रूप में कि सबसे ऊपर वही है, मतलब इस तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी है। क्यों चुकी है? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज लगेगी तो वो अपने कंपनीज के लिए क्या करेगी, जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो बड़े ऑफिसर्स आएंगे वहीं के आएंगे और वो क्या, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे, उसी लैंग्वेज को देंगे। तो इसलिए क्या है, यह एजुकेशन सिस्टम को भी क्या करती है, इफेक्टेड करती है। तो दिस एजुकेशन हैज़ कॉमर्शलाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेस ऑन द मार्केट्स विच हैज़ मेड इन द फॉल इन वैल्यू एंड एथिक्स। तो इसलिए अगर वो लैंग्वेज आएगी, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा मार्केट के ऊपर, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो इथिक्स हैं, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मार्केट की, उनकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी मार्केट्स के अंदर। तो इसलिए क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इफेक्ट डालती है। तो आपने इसके क्या है, अगेंस्ट में भी पढ़े हैं, फेवर में भी पढ़े। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, अगर इसको सही तरीके से लागू करना है, इसको वेलफेयरी रूप से लागू किया जाए और एक कंट्री इसको अपनी मर्जी से अपनाए, यानी उसके ऊपर किसी तरह से थोपा न जाए, करेक्टली ढंग से किया जाए, तो इसके बेनिफिट है, अन्यथा क्या है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, इंडिया ने भी क्या है 1991 के अंदर इसको जब स्टार्ट किया था एलपीजी को, काफ़ी कुछ फ़ायदा लग रहा था, क्योंकि नई नई मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई थी, एक बार प्रोडक्ट लोगों को सस्ते मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आने वाले 15 ईयर्स या 20 ईयर के बाद में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ठीक है, इंडियन जो कंपनीज थी, जो उनकी क्या है टक्कर में नहीं खड़ी हो पाई, तो काफ़ी कुछ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी बढ़ा। हमारे जो स्मॉल है या माइक्रो है, ये वाले उद्योग हैं, ये क्या हो चुके थे, ख़त्म हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। आप इसमें अपने व्यूज़ भी डाल सकते हैं कि आपने अगेंस्ट के अंदर और फेवर्स के अंदर क्या कुछ सीखा। ओके, थैंक यू।